हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ISR एकेडमी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सॉलिड स्टेट के न्यूमेरिकल्स। जैसा कि आप लोगों को पता है, प्रीवियसली हमने पूरा सॉलिड स्टेट ख़त्म कर लिया है पढ़ा के पूरा। मतलब ओवरऑल जो सिलेबस है सॉलिड स्टेट का, वो हमारा स्टेट बोर्ड का कंप्लीट हो चुका है। सारे वीडियोस एक बार प्रीवियसली देख लीजिए, अगर कोई डाउट्स आता है तो वहाँ से क्लियर कर लीजिए। आज हम लोग स्पेशली जितने भी हमारे टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस हैं वो कवर करेंगे, प्लस मल्टीपल चॉइस जो भी क्वेश्चंस हैं उनको आज कवर किया जाएगा। मतलब न्यूमेरिकल और मल्टीपल चॉइस जितने भी हैं आज हम लोग कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। महाराष्ट्र बोर्ड का जो हमारे स्टेट में सीईटी लेवल के जो क्वेश्चंस आते हैं सॉलिड स्टेट के, उसके कुछ एग्जांपल्स और सॉल्यूशंस आज हम लोग देखने वाले। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर। देखिए, सॉलिड स्टेट अगर हम लोग देखते हैं तो सॉलिड स्टेट में मैंने क्या बताया था कि जनरली जो सॉलिड होता है, जनरली अगर हम लोग सॉलिड देखें तो सॉलिड हमारे पास दो टाइप के होते हैं, राइट। एक क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरे एमॉर्फस सॉलिड, करेक्ट। तो अब आगे चल के मैंने क्या बताया था प्रीवियस वीडियोस में कि क्रिस्टलाइन जो सॉलिड है वो भी चार तरह से डिवाइड किया जाता है। इसमें एक आ जाएगा अपने पास मॉलिक्यूलर सॉलिड, एक कोवेलेंट सॉलिड, राइट। एक हमारे पास आ जाता है आयनिक सॉलिड और एक आ जाता है हमारे पास मेटालिक सॉलिड। ठीक है, तो ओवरऑल क्लासिफिकेशन अगर हम लोग सॉलिड स्टेट का देखें तो ये चार टाइप के क्लासिफिकेशन मिलते हैं। अब हमारा क्वेश्चन देखो क्या है, मॉलिक्यूलर सॉलिड आर। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या है, ये एक क्रिस्टलाइन सॉलिड का पार्ट है, बराबर। तो पहला आंसर तो हमको यही मिल जाता है कि ये क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। एमॉर्फस क्यों नहीं हो सकता, दिख रहा है यहाँ पे। आयनिक क्यों नहीं हो सकता, क्लियर है, ये खुद एक क्रिस्टलाइन का एक सब टाइप है। मेटालिक क्यों नहीं हो सकता, अगेन मेटालिक भी क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड का टाइप। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो क्या हो जाएगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में आई बिलीव कि जो हमारे सॉलिड स्टेट का लास्ट वीडियो था उसमें मैंने सेमीकंडक्टर टॉपिक ये किया था। सेमीकंडक्टर दो टाइप के होते हैं, एक इंट्रिंसिक होते हैं हमारे पास, एक एक्सट्रिंसिक होते हैं। इंट्रिंसिक जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, जनरली प्योर टाइप के सेमीकंडक्टर जो होते हैं हमारे पास उनको हम लोग इंट्रिंसिक बोलते हैं। और एक्सट्रिंसिक क्या होते हैं, जो इम्प्योर होते हैं। अब इम्प्योर जब सेमीकंडक्टर होगा तो इम्प्योरिटी हमारे पास दो टाइप की होती है। ठीक है, एक हम लोग बोलते हैं पी टाइप और एक हम लोग बोलते हैं एन टाइप। ठीक है, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर ऐसे सेमीकंडक्टर होते हैं जिसमें ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड होती है। ट्राइवेलेंट मतलब अगर आपको कहीं बोरॉन दिख जाता है, एल्यूमिनियम दिख जाता है, गैलियम दिख जाता है, इंडियम दिख जाता है या थैलियम दिख जाता है, इनकी इम्प्योरिटी जब भी किसी सेमीकंडक्टर में ऐड होगी तो उसको हम लोग पी टाइप बोलते हैं। और एन टाइप किसको बोलते हैं, जब किसी चीज में पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी आती है। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मतलब नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, इनकी जब इम्प्योरिटी ऐड होगी तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन टाइप सेमीकंडक्टर। प्योर सिलिकॉन नहीं हो सकता। प्योर सिलिकॉन तुम्हारा क्या है, एक टाइप का इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है। सिलिकॉन डोप्ड विद आर्सेनिक, आर्सेनिक दिख रहा है। अब हमको क्वेश्चन में भी क्या पूछा है उसने, एन टाइप पूछा हुआ है, राइट। तो आर्सेनिक जो है वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये हो गया। गैलियम और इंडियम क्यों नहीं हो सकता, गैलियम और इंडियम देखो यहाँ पे मैंने लिखे हैं, गैलियम और इंडियम अगर ऐड हो जाता है तो वो कौन से टाइप का सेमीकंडक्टर होगा, पी टाइप का। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इन फ्रैंकल डिफेक्ट इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द सब्सटेंस इज अनचेंज्ड, राइट। तो डिफेक्ट एट मुझे जहां तक लगता है कि जो लास्ट टॉपिक हुआ है हमारा सॉलिड स्टेट में, वो ये हमारे क्या बोलते हैं, डिफेक्ट के ऊपर एक टॉपिक था। तो डिफेक्ट हमारे पास जनरली देखोगे तो डिफेक्ट अगर मैं एक शॉर्ट में एक्सप्लेन करूं तो डिफेक्ट हमारे पास जनरली दो टाइप के, पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट में अगेन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ठीक है, तीन टाइप थे। और फिर से स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट पे अगर मैं जाऊं तो यहाँ पे हमारे पास चार टाइप थे, वैकेंसी डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट
और शॉर्ट की डिफेक्ट, राइट। तो फ्रैंकल डिफेक्ट में जनरली क्या होता है कि जो आयंस होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव ये जो आयंस होंगे वो अपने जगह से क्या हो जाते हैं, डिस्प्लेस हो जाते हैं, मतलब आपको वैकेंसी दिखेगी आयंस की जनरली। तो इसमें हो क्या रहा है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द सब्सटेंस इज चेंज्ड, राइट। तो ऐसा नहीं होता है, सॉलिड की अगर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बदल गई, बराबर, अगर उनकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बदल जाएगी तो वो चीज़ें क्या हो जाएंगी, अनस्टेबल हो जाएंगी। तो कोई भी एक आयन अपने जगह से मिस तो होगा बट कहीं जाके कोई ना कोई जगह ऑक्यूपाई कर लेगा। डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस इज चेंज्ड, राइट। तो डेंसिटी भी क्या होगी, फिक्स होगी। बोथ कैटायन एंड एनायन आर मिसिंग, ओवरऑल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज प्रिजर्व, ठीक है। तो ओवरऑल अगर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी देखते हो तो वो तो प्रिजर्व हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर इसका आंसर देखोगे तो डी आंसर मिलेगा तुमको। ओवरऑल जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो क्या हो जाएगी, मेंटेन रहती है। अब चेंजेस क्या देखने को मिलता है, वेदर कैटायन चेंज हो जाएगा अपने पोजीशन से या एनायन। यहाँ पे उसने क्या बोला, बोथ कैटायन एंड एनायन मिसिंग। जनरली क्या देखने को मिलता है, कैटायन मिसिंग होता है, एनायन तो अपने जगह पे फिक्स होगा। इसका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। इन क्रिस्टलाइन लैटिस फॉर्म्ड बाय बीसीसी यूनिट सेल द वॉइड वॉल्यूम इज, ठीक है। देखो 3 टाइप के यूनिट सेल बताए थे, एससीसी, बीसीसी और एफसीसी, ठीक है। इसका देखो मैंने प्रीवियस वीडियोस में ना पूरा चार्ट बना के दिया हुआ है, मतलब इसमें रेडियस है, वॉइड है, ये सब सारी चीज़ें कवर्ड हैं उसमें। तो अगर वो याद है तो देखो ऑक्यूपाइड स्पेस, सबसे पहले तो हमको ऑक्यूपाइड स्पेस चाहिए होता है, उसके बाद वॉइड। तो ये चीज़ें फिक्स हैं। अगर हम लोग एससीसी का सेल लें तो उसमें जो ऑक्यूपाइड स्पेस होती है वो 52% होती है, वॉइड कितना हो जाता है 48%। बीसीसी का लोगे तो 68% ऑक्यूपाइड स्पेस है, 32% हमारे पास क्या हो जाता है इनका वॉइड हो जाता है। एफसीसी अगर हम लोग देखें तो 74% और 26% का रेशियो हमको देखने को मिलता है। अब यहाँ पे बात किसकी की जा रही है, formed by BCC unit cell, right? The void volume is, BCC unit cell है तो void volume कितना हो गया हमारे पास 32%, क्लियर है। अगर ऑक्यूपाइड स्पेस बोलता तो आंसर हो जाता 68। नेक्स्ट पे चलते हैं। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एन एटम इन बीसीसी क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। अगेन ये चीजें मैंने बताई हैं, एससीसी अगर है हमारे पास या बीसीसी का यूनिट सेल होता है या एफसीसी का यूनिट सेल होता है। अभी मैंने बोला ना जो चार्ट मैंने तुमको बना के दिया हुआ है उसमें एक पॉइंट मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर का भी दिया था वहां पे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जनरली अगर हम लोग एससीसी के लिए देखो तो 6 होता है, बीसीसी के लिए 8, एफसीसी के लिए हमारे पास 12 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे किसका पूछ रहा है हमको, बीसीसी क्रिस्टल लैटिस के लिए पूछ रहा है। बीसीसी क्रिस्टल लैटिस के लिए आंसर हो जाएगा 8। कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है, तो इसका बहुत सिंपल सा आंसर है, जैसे एक स्पेयर है, ठीक है, वो कितने और स्पेयर से एडेड है वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे इस पेयर का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बोलोगे 1, इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1। बट अगर ये बीच वाले का कोऑर्डिनेशन नंबर मैं बोलूँ तो कितना हो जाएगा 4। एक स्पेयर और कितने स्पेयर से ऐड होता है दैट इज वो उसका क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं सॉलिड स्टेट में जो हमको याद ही रखनी पड़ेंगी, मतलब उसके लिए कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। लॉजिकल है, ऐसा नहीं कि इसमें लॉजिक है ही नहीं। लॉजिकली देखोगे इसको 3D में अगर डायग्राम समझ में आता है तो हम लोग मतलब अज्यूम करके चल सकते हैं कि इस पर्टिकुलर यूनिट सेल में कितने स्पेयर से वो बना होगा या उसका कोऑर्डिनेशन क्या होगा। बट अपने पोर्शन में 3 ही यूनिट सेल हैं तो उनको याद रख लो, उसको सोच में पढ़ोगे तो अपना टाइम वेस्ट होगा फोकट में। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, ठीक है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। 4 स्पेयर आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। वॉइड बताया था, देखो सिंपल सा, वॉइड 2 टाइप के होते हैं हमारे पास, ऑक्टाहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड, क्लियर है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कभी भी 6 स्पेयर के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो ऐसे अगर 6 स्पेयर के कॉम्बिनेशन से कोई वॉइड जनरेट हो रहा है तो उसको ऑक्टाहेड्रल बोलेंगे। 4 से हो रहा है तो उसको हम लोग टेट्राहेड्रल वॉइड बोलेंगे। नॉट करेक्ट बोला है, 4 स्पेयर आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। तो 4 स्पेयर से जो भी वॉइड बनेगा वो टेट्राहेड्रल, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। द सेंटर ऑफ द स्पेयर इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड आर इन द एपाइसेस ऑफ इरेगुलर टेट्राहेड्रॉन, ठीक है, वहां पे जो वॉइड बनता है वो टेट्राहेड्रॉन का ही बनता है। तो अगेन ये स्टेटमेंट भी अगर देखते हो तो करेक्ट है।
इफ द नंबर ऑफ एटम इज n, देखो जब भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड n होगा, राइट, तो टेट्राहेड्रल वॉइड अपने आप क्या हो जाता है, 2n हो जाता है, और ये n डिपेंड करता है नंबर ऑफ एटम के ऊपर, राइट। अगर नंबर ऑफ एटम n है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी n होगा, बट टेट्राहेड्रल ट्वाइस हो जाएगा। देखो, इफ द नंबर ऑफ एटम इज n, द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज 2n, ये स्टेटमेंट करेक्ट है क्या? देखो मैंने क्या बोला, जितने एटम होंगे उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे, जबकि ये क्या बोल रहा है कि डबल हो जाएंगे, तो अगेन ये स्टेटमेंट तुम्हारा गलत हो गया। नेक्स्ट, if the number of atom is n by 2, then the tetrahedral void is n, करेक्ट है ये स्टेटमेंट। अगर इसका मैं हाफ कर दूं, बराबर है, तो ये कितना हो जाएगा, n हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो लास्ट वाला स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है। अब उसने पूछा क्या है हमको कि इनकरेक्ट ऑप्शन बताओ, तो सी अपना आंसर हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट पे चलते हैं। अ कंपाउंड फॉर्म्ड HCP स्ट्रक्चर, HCP मतलब पता है क्या होता है, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, राइट। अ कंपाउंड फॉर्म्स HCP स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वॉइड इन 0.25 मोल सब्सटेंस। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो अभी मैंने क्या बोला कि जितने नंबर ऑफ एटम होंगे, नंबर ऑफ एटम और ऑक्टाहेड्रल वॉइड में क्या रिलेशन है, अगर ये n हुआ तो ये भी n होगा, बट टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हो जाएंगे, 2n, ठीक है। तो अब निकाल लो कितने दिए हैं, 0.5 मोल। 0.5 मोल का मतलब क्या हो गया, अगर 0.5 मोल में मैं नंबर ऑफ एटम निकालूं तो कितना मिलेगा मुझे, सिंपल सा लॉजिक है मोल कॉन्सेप्ट का, 0.5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻20, बराबर, इससे मल्टीप्लाई कर दो। 0.5 मतलब क्या हो गया, हाफ हो गया, हाफ मतलब ये कितना, 3.011 इंटू 10⁻23, मतलब मेरे पास इतने एटम हैं, एटम मिल गए 3.011 इंटू 10⁻23, इतने एटम मिल गए। अब इतने एटम मिल गए तो इतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी होंगे। अब अगर इतने ऑक्टाहेड्रल वॉइड हुए तो इसी का जस्ट डबल क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल वॉइड, तो 2 से मल्टीप्लाई करो, ये वापस है 6.022 इंटू 10⁻23। क्लियर हुआ? तो हमारा आंसर देखो सामने सामने दिख रहा है, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड कितने मिले मुझे, 3.011 इंटू 10⁻23 ऑक्टाहेड्रल और 6.022 इंटू 10⁻23 टेट्राहेड्रल वॉइड। क्लियर हुआ आंसर? नेक्स्ट पे चलते हैं। PB has FCC structure with edge length of unit cell 495 picometer, radius of PB atom is। सबसे पहले तो इस चीज को यहाँ से उठा लो, FCC का रेडियस क्या होता है, रेडियस अगर निकालते हो FCC का तो ये क्या हो जाता है, एज लेंथ अपॉन √8, ठीक है। अगेन मैंने पूरे प्रीवियस वीडियोस में सारे डेरिवेशंस भी कराए हैं, वहाँ पे तुमको रेडियस भी निकाल के दिया हुआ है, एज लेंथ भी निकाल के दिया हुआ है, तो एक बार उसको रेफर करो। FCC का अगर मैं रेडियस बोलूँगा तो उसके लिए मेरे पास ये फॉर्मूला होता है। अब एज लेंथ कितनी दे रहा है वो, 495, √8 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू √2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 495 अपॉन ये कितना हो गया 2, √2 का वैल्यू क्या 1.41, फाइनली 495 अपॉन 2.42, ठीक है। इसको अगर डिवाइड करते हो तो लगभग ये आ जाता है तुम्हारे पास 175 पिकोमीटर, तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो फॉर्मूलेज इस चैप्टर में ध्यान में रखने हैं, क्योंकि देखो इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा फॉर्मूले नहीं है, काफ़ी सिंपल से कॉन्सेप्ट होते हैं और एकदम इजीली आंसर मिल जाते हैं हमको, ठीक है। मिला जुला के अगर देखते हो ना तो 3 से 4 फॉर्मूले हैं। एक तो सारे यूनिट सेल जैसे सिंपल क्यूबिक सेल है, बॉडी सेंटर्ड है, FCC है, बराबर, इनका एज लेंथ, एटॉमिक रेडियस याद रखो, डेंसिटी का फॉर्मूला याद रखो, एक ही फॉर्मूले पे सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे जो मेजर है, ठीक है। नेक्स्ट पे देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल स्टार्ट होते हैं। देखो न्यूमेरिकल्स का फॉर्मेट मैं बता देता हूँ, कैलकुलेशन आपको खुद करना है, कैसे डेटा निकालते हैं न्यूमेरिकल में से, कैसे पुट करते हैं वो सब मैं बताऊंगा, कैलकुलेशन का पार्ट आपका है, ठीक है। ये जो फॉर्मेट मैं बता रहा हूँ इससे न्यूमेरिकल आपके एक भी गलत नहीं होंगे इफ तुम्हारा कैलकुलेशन सही है तो, ठीक है। तो देखो कभी भी कोई भी सॉलिड स्टेट का न्यूमेरिकल आता है ना, या बोर्ड का कोई भी क्वेश्चन आता है, इवन वो सोल्यूशन का हो, इलेक्ट्रो का हो,
या फिर तुम्हारा थर्मोडायनेमिक का हो, केमिकल काइनेटिक का हो, इक्विलिब्रियम का हो, सबसे पहले ना डेटा वेरीफाई कर लिया करो कि क्या क्या डेटा दियो। एक्चुअल फॉर्मेट भी यही है कि जब हम लोग एग्जाम में लिखते हैं तो एक फॉर्मेट वाइज आया करो। बोर्ड्स में जब हम लोग अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चन को, तो वो भी सामने वाला देखता है कि तुमने क्या पढ़ाई की हुई है, तुमको डेटा वेरीफाई करने आ रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले तो डेटा ही निकाल लो। अगर इसका मैं सोल्यूशन लिखूंगा ना, तो मैं अपने हिसाब से डायरेक्ट सोल्यूशन तो नहीं लिखता हूँ कभी भी, और मेरी भी यही राय है कि आप लोग भी ऐसा मत कीजिए। सबसे पहले देखो, द डेंसिटी ऑफ इरेडियम इज, ठीक है, एक डेंसिटी दे दिया उसने मेरे को 22.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द यूनिट सेल ऑफ इरेडियम इज एफसीसी, राइट। इरेडियम का जो यूनिट सेल है वो एफसीसी का है। देखो एफसीसी बोलते ही वो अपने को क्या बताना चाहता है, फेस सेंटर्ड क्यूब है। तो यहाँ से सबसे पहले z की वैल्यू कितनी, नंबर ऑफ स्फेयर कितने हो जाएंगे मेरे पास, 4, ठीक है। रेडियस क्या हो जाएगी यहाँ पे मेरे पास, a/√8, मतलब एज लेंथ अपॉन √8। एफसीसी बोल दिया तो ये दोनों डेटा दिमाग में बैठा लो एकदम से। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ इरिडियम एटम, मोलार मास ऑफ इरिडियम इज। अब मोलार मास उसने दे दिया है 192.2 ग्राम पर, ठीक है। इतना ही डेटा है, और निकालने को क्या बोल रहा है, रेडियस ऑफ इरिडियम एटम। यहां से अपने आप को रेडियस निकालना है। मैंने यहीं पे बता दिया है। सबसे पहले तो डेंसिटी का फॉर्मूला याद रखो। डेंसिटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, Z इंटू, राइट, यहाँ पे मोलार मास अपॉन ए क्यूब इंटू 6.022 इंटू 10⁻²², ठीक है। तो डेंसिटी तो वो सामने से दे रहा है कितना, 22.4 इज इक्वल टू Z की वैल्यू एफसीसी की वजह से कितनी हो गई, 4, मोलार मास इसने बोला है 192.2 इंटू ए क्यूब नहीं पता है मुझे, ए क्यूब यहाँ पे रख दो 6.022 इंटू 10⁻²², ठीक है। ये एक पार्ट हो गया क्वेश्चन का। ए क्यूब को यहाँ पे ले लो सिंपल सा, ए क्यूब इज इक्वल टू 4 इंटू 192.2, यहाँ पे 22.4 इंटू 6.022 इंटू 10⁻²², ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि मैं तुमको फॉर्मेट बता रहा हूँ, क्वेश्चन का आंसर आपको निकालना है, ठीक है। ए क्यूब आ गया। अब यहाँ से अगर तुम कैलकुलेशन कर सकते हो आराम से, तो ए क्यूब का कुछ वैल्यू आएगा, बराबर है। ए क्यूब मुझे, बट रेडियस के लिए क्या चाहिए, देखो रेडियस का फॉर्मूला क्या है, a/√8, बराबर है। तो तुमको ए क्यूब की वैल्यू नहीं चाहिए, तो जो भी वैल्यू आएगी उसका क्यूब रूट निकाल लो। यहाँ से क्या मिल जाएगा, ए की वैल्यू मिल जाएगी तुमको। इस ए की वैल्यू को यहाँ पे खाली पुट कर दो अपॉन √8, और √8 देखो अभी थोड़ा टाइम पहले बताया था क्या वैल्यू आ जाती है, 2.42, ठीक है। बस इसको डिवाइड कर दो, जो भी आंसर होगा यहाँ से तुमको क्या मिल जाएगा, तुम्हारा रेडियस, ठीक है। सॉलिड स्टेट के न्यूमेरिकल में कुछ करना ही नहीं है, खाली वैल्यूज पुट करते जाओ, अपना आंसर मिल जाएगा। क्लियर हुआ। तो पहले एज लेंथ निकालेंगे यहाँ से, एज लेंथ आने के बाद उसको रेडियस के फॉर्मेट में फॉर्मूले में रख दो, और तुम्हारा आंसर मिल जाएगा इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एल्यूमिनियम क्रिस्टलाइजेज इन क्यूबिक क्लोज्ड पैक्ट, ठीक है। देखो सोल्यूशन लिखने का फॉर्मेट क्या है, मैंने बोला पहले डेटा इकट्ठा करो। सबसे पहले उसने बोला है एल्यूमिनियम क्रिस्टलाइजेज इन क्यूबिक क्लोज्ड पैक्ट स्ट्रक्चर, ठीक है। एल्यूमिनियम है जो सीसीपी का स्ट्रक्चर बना रहा है, और सीसीपी मतलब ही क्या होता है, क्लोज्ड पैक्ट स्ट्रक्चर, बराबर। इसी को हम लोग एक वर्ड में क्या बोलते हैं, एफसीसी, ठीक है। अब सीसीपी बोलूं या एफसीसी बोलूं, जेड की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई, आर की वैल्यू क्या हो गई, a/√8। चलो नेक्स्ट चलते हैं। विद द यूनिट सेल एज लेंथ, एज लेंथ दे दिया है अपने को यहाँ पे, ए की वैल्यू अब दे रहा है 353.6 पिकोमीटर, ठीक है। व्हाट इज द रेडियस ऑफ एटम, तो रेडियस का फॉर्मूला मैंने बता दिया है यहाँ पे। हाउ मेनी यूनिट सेल आर देयर इन 1.00 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है। अब देखो एज लेंथ यहीं पे दे दिया था, तो रेडियस निकालने की कोई बहुत ज्यादा डेंसिटी वगैरह की जरूरत है नहीं। क्या करना है, यहाँ से आर में क्या रखोगे, 353.6 अपॉन √8 की वैल्यू क्या, 2.42, बराबर।
यहाँ से क्या मिल गया तुमको, रेडियस मिल गया पिकोमीटर में, फर्स्ट आंसर। ठीक है, पहला आंसर तो यहीं पर डन हो गया। दूसरा वो क्या बोल रहा है, हाउ मेनी यूनिट सेल आर देयर इन 1.00 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एल्यूमिनियम। अब देखो सेंटीमीटर क्यूब जो होती है वो किसकी यूनिट होती है, वॉल्यूम की। मतलब वॉल्यूम दे रहा है कितना, 1.00 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, बराबर है। अब देखो हाउ मेनी यूनिट सेल पूछा है उसने, तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ एटम निकाल लो। नंबर ऑफ एटम के लिए हम लोग क्या करें, मोल कॉन्सेप्ट से अगर देखते हो तो नंबर ऑफ, या मोल ही पहले निकाल लो फिर एटम निकालते हैं। मोल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर किसी चीज का मुझे वॉल्यूम पता है, ठीक है, किसी चीज का अगर मुझे वॉल्यूम पता है और मुझे मोल्स चाहिए, तो हम लोग एक फिक्स नंबर से डिवाइड करते हैं जिसको आप लोग मोलार वॉल्यूम बोलते हो। तो ये 100 हो गया। ध्यान में रखो ये सेंटीमीटर क्यूब, मोलर वॉल्यूम क्या होता है 22.414 लीटर। ठीक है, या इसी को क्या लिख लो, डेसीमीटर क्यूब। लीटर से मिलीलीटर बोलो या डेसीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब बोलो, एक ही चीज़ है। लीटर से एमएल में जाओगे 10⁻³ से, और यहाँ से अगर यहाँ पे आ रहे हो 10⁻³ से। ठीक है, तो एक यूनिट तो चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ पे रख दो इसको 1.00 इंटू 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब कर देते हैं, और ये 22.414 डेसीमीटर क्यूब कर देते हैं, बराबर। इसको सॉल्व करके तुमको क्या मिल जाएंगे, मोल मिल जाएंगे। क्लियर हुआ, ये डिवाइड करो जो भी तुम्हारा आंसर आ रहा है, क्या मिल गया मुझे, मोल। अब अगर मोल मिल गया है मुझे, तो नंबर ऑफ एटम नहीं निकाल सकते क्या। नंबर ऑफ एटम के लिए हम लोग क्या करेंगे, मोल जो भी तुम्हारा आया है एन से रिप्रेजेंट करो, एन इंटू 6.022 इंटू 10⁻²। ठीक है, ये मिल गए नंबर ऑफ एटम बनाने के लिए। अब ध्यान दो, एक एफसीसी का जो यूनिट सेल होता है, एक एफसीसी का यूनिट सेल कितने एटम से बनता है, 4 एटम से। ठीक है, तो अब मेरे पास अगर इतने एटम हैं, ठीक है, तो उसने मुझे निकालने को क्या बोला है, यूनिट सेल बताओ कितने होंगे, बराबर। तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। पहले जैसे बच्चे लोग करते थे कि अगर एक यूनिट सेल 4 स्पेयर से बन रहा है, तो मेरे पास अगर 8 एटम हुए तो कितने यूनिट सेल बनेंगे, 2 ही बनेंगे, क्योंकि एक यूनिट सेल को बनाने के लिए 4 एटम लग रहे हैं। तो 2 यूनिट सेल के लिए कितने लगेंगे, 8 लगेंगे, सीधी सी बात है। तो अब क्या करना है यूनिट सेल के लिए तुमको, सिंपल सा, जो भी नंबर ऑफ एटम तुमने निकाले हैं, नंबर ऑफ एटम जो भी तुमने निकाले उसको 4 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे तुमको उसका आंसर मिल जाएगा, सिंपल सा। ठीक है, कुछ भी नहीं है सॉलिड स्टेट के न्यूमेरिकल में, देखो एक फॉर्मेट से चलते जाओ और आंसर मिल जाएगा। मैंने क्या निकाला पहले यहाँ पे, ठीक है, रेडियस तो जगह पे निकल गया, उसके बाद मोल निकाला, मोल से नंबर ऑफ एटम। अब मुझे ये पता है कि एक यूनिट सेल बनाने के लिए 4 एटम लगते हैं, तो टोटल मेरे को कितना भी नंबर दे दे उसको अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूं तो नंबर ऑफ यूनिट सेल आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। कैलकुलेशन का पार्ट जैसे मैंने बोला आपको खुद देखना है, तो उसको ध्यान में रखिए। एन एलिमेंट हैज अ बीसीसी स्ट्रक्चर विद यूनिट सेल एज लेंथ ऑफ 288 पिकोमीटर, हाउ मेनी यूनिट सेल आर प्रेजेंट इन 200 ग्राम ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, ध्यान में रखना। टेक्स्ट बुक में भी ये एरर है, यहाँ पे डेंसिटी नहीं दिया हुआ है, तो डेंसिटी अपने को चाहिए, उसको लिख के रखना 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर की। ये एक्स्ट्रा डेटा है जो उन्होंने दिया नहीं है, शायद मिस हो गया होगा कुछ, तो इसको लिख के रखो, ये अपने को ज़रूरत लगेगी। कोई एलिमेंट है जो बीसीसी स्ट्रक्चर बना रहा है, राइट, बीसीसी स्ट्रक्चर बनाते ही z की वैल्यू कितनी हो जाती है, 2, राइट, क्लियर है। z की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाती है, 2 निकल के आता है, क्योंकि एक बॉडी सेंटर्ड क्यूब बनाने के लिए तो हमको 2 एटम लगते हैं। चलो, स्ट्रक्चर विथ यूनिट सेल एज लेंथ दिया हुआ है, एज लेंथ कितना हो गया अपने पास, 288 पिकोमीटर। ठीक है, हाउ मेनी यूनिट सेल एंड नंबर ऑफ एटम आर प्रेजेंट इन 200 ग्राम। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकाल लेंगे हम लोग यहाँ से, चलो ये मास दिया हुआ है, मास कितना हो गया हमारे पास, 200 ग्राम हो गया, बराबर है। चलो, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या, मास अपॉन वॉल्यूम,
तो यहाँ से अगर मैं वॉल्यूम निकालूँ तो वॉल्यूम मुझे क्या मिल जाएगा, मास इन्होंने दे दिया था 200 ग्राम, अपॉन डेंसिटी कितनी होगी हमारे पास 7.2। तो यहाँ से मिल गया मुझे क्या, वॉल्यूम। उनका क्वेश्चन क्या है देखो, नंबर ऑफ एटम्स बताने हैं, बराबर। सबसे पहले तो नंबर ऑफ एटम बताना है, फिर क्या बताना है, यूनिट सेल बताना है, बराबर। अभी देखो इसके जस्ट पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें हम लोग ने वॉल्यूम निकाला था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो डेंसिटी मैंने आपको बताया कि इस क्वेश्चन में मिसिंग है तो लिख के रखो, क्योंकि देखो यहाँ पे एलिमेंट वगैरह मेंशन नहीं है, ठीक है। तो मोल्स निकालने के लिए हमको एटलीस्ट कुछ चाहिए, तो डेंसिटी ये हो गया, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम को यहाँ रख दो, डेंसिटी को यहाँ रख दो, वॉल्यूम मिल गया यहाँ पे तुमको, मान लो कुछ एक्स वैल्यू मिल गई, ठीक है। चलो नंबर ऑफ एटम के लिए क्या करें, अब मुझे वॉल्यूम मिल गया है, मोल निकालने के लिए हम लोग क्या करें, जो एक्स तुम्हारा मिला हुआ है वॉल्यूम अपॉन क्या कर दें 22.414 लीटर से कर देंगे, तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, मोल मिल जाएगा। क्लियर हुआ, ठीक है। अब एक बार मुझे मोल मिल गए तो नंबर ऑफ एटम कैसे निकालेंगे हम लोग, नंबर ऑफ एटम के लिए क्या कर दें, जितना भी मोल आया हुआ है अपने पास, मोल इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, राइट। ये नंबर ऑफ एटम मिल गए, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन उसने क्या बोला है, नंबर ऑफ यूनिट सेल। तो नंबर ऑफ यूनिट सेल के लिए अभी जस्ट इसके पहले वाला ही क्वेश्चन था, देखो वहां पे खाली क्या था, एफसीसी था, यहाँ पे हमारे पास क्या है, बीसीसी, राइट। तो अगर नंबर ऑफ एटम 2 हैं तो यूनिट सेल बीसीसी का एक बनेगा, क्लियर है। तो जस्ट हाफ बन रहा है उसका, समझ में आया। तो एक बार नंबर ऑफ एटम अगर तुमने निकाल लिए तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम रख दो, अपॉन क्या कर देना है, इसको 2 से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे सिंपल सा नंबर ऑफ एटम रखो और 2 से डिवाइड करो, ये तुम्हारा सेकेंड आंसर यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स में देखो कुछ है नहीं, सिंपल सा डेटा लिखो, क्या क्या चीजें चाहिए एक बार दिमाग में रखो और उसके हिसाब से सोल्यूशन करते जाओ। नेक्स्ट पे चलते, इतनी क्वेश्चन है क्या, ठीक है। यहाँ पे हमारे टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक डाउट सबको, ठीक है। देखो जितने भी न्यूमेरिकल्स थे लगभग हमारे पास 1 2 3, राइट, 3 न्यूमेरिकल्स हो गए और ये फोर्थ, और हमारे जितने भी मल्टीपल चॉइस थे टेक्स्ट बुक के वो सारे क्या हो चुके हैं, कवर हो गए हमारे, ठीक है। तो यहाँ पे ये वीडियो स्टॉप करते हैं हम लोग सारे। देखो न्यूमेरिकल्स मैंने करा दिए, कुछ एक्स्ट्रा भी अगर आपको न्यूमेरिकल मिलते हैं किसी रेफरेंस बुक वगैरह से तो सेम फॉर्मूले से इजीली सॉल्व हो जाएंगे, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से सारे, मतलब एक फार्मूला याद रखो डेंसिटी वाला, बाकी जो मैंने प्रीवियस वीडियो में पढ़ाए हुए हैं उन लेक्चर्स को ध्यान में रखो, अपने आप न्यूमेरिकल्स हो जाते हैं, कुछ तकलीफ नहीं होगा। क्लियर है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। सॉलिड स्टेट हमने कवर कर लिया है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, वीडियोस देखते रहिए और लगातार कुछ डाउट्स वगैरह आते हैं तो कमेंट में बोलिए, उसको एक्सप्लेन किया जाएगा नेक्स्ट वीडियोस में।